चैप्टर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। इकोसिस्टम को हम दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो नेचर के थ्रू नेचुरली डेवलप होते हैं। इसमें प्लांट, एनिमल और इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स अपने आप इंटरेक्ट करते हैं और ये खुद को सस्टेन कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप चलने वाले सिस्टम है जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम को देखते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ये इकोसिस्टम लैंड पर होती है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन इकोसिस्टम। प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये एक डेंस फॉरेस्ट होता है जहां बहुत सारे स्पेसीज एक साथ रहते हैं और इकोसिस्टम अपने आप बैलेंस में रहता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसे वाटर बेस्ड इकोसिस्टम भी कहते हैं। ये इकोसिस्टम वाटर बॉडी में होता है, जैसे लेक, रिवर्स, ओशियंस, वेटलैंड्स। ये इकोसिस्टम वाटर के अंदर प्लांट और एनिमल के बीच इंटरेक्शन को इवॉल्व करता है, जैसे कोरल रीफ्स। ये मेराइन इकोसिस्टम है जहां बहुत सारे मेराइन स्पेसीज, प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को देखते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है। इसमें प्लांट और एनिमल को ह्यूमन इंटरेक्शन से अरेंज किया जाता है और ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन बंद हो जाए तो ये इकोसिस्टम खत्म हो सकता है। आइए एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को देखते हैं। एक्वेरियम, ये क्लोज वाटर सिस्टम होता है जहां फिश और प्लांट को ह्यूमन ने अरेंज किया होता है। एग्रीकल्चर फील्ड, ये भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जहां ह्यूमन प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल को कंट्रोल करते हैं। जूज, ये क्लोज स्पेस होते हैं जहां एनिमल को ह्यूमन ने रखा होता है फॉर कंजर्वेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। अब कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ह्यूमन हेल्प की जरूरत होती है। अगर ह्यूमन सपोर्ट बंद हो जाए तो ये इकोसिस्टम फेल हो सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये वो इकोसिस्टम है जो लैंड पर होता है। अर्थ का जो लैंड पार्ट है उसको हम बायोम्स में डिवाइड करते हैं। हर बायोम अपने आप में यूनिक होता है और हर बायोम की अपनी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तुंद्रा बायोम, तुंद्रा एक ऐसा बायोम है जो बहुत ही ठंडा और ड्राई होता है। ये बायोम पोलर रीजन में पाया जाता है, जैसे आर्टिक और अल्पाइन तुंद्रा। तुंद्रा का मेन फीचर है परमाफ्रॉस्ट। ये वो लेयर है जो जमीन के नीचे हमेशा ठंडी रहती है और कभी कभी थाव नहीं होती। इस वजह से यहाँ ट्री ग्रो नहीं कर पाते। टाइप्स ऑफ तुंद्रा को देखते हैं। आर्टिक तुंद्रा, ये नॉर्थ पोल के आसपास होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है और बहुत सारी स्नो रहती है। ये एरिया परमाफ्रॉस्ट से कवर होता है। अल्पाइन तुंद्रा, ये माउंटेन रीजन में होता है जहां पर अल्टीट्यूड ज्यादा होता है। यहाँ परमाफ्रॉस्ट नहीं होता लेकिन कंडीशन बहुत ठंडी होती है। अब वेजिटेशन इन तुंद्रा, तुंद्रा में ट्री नहीं होते, बस छोटी छोटी प्लांट जैसे मोसेस और लाइकेंस होते हैं। ये प्लांट बेयर रॉक पर उगती है क्योंकि सॉइल बहुत ही थीन और पुअर होती है। कोस्टल लोलैंड में रेनडियर मोस मिलती है जो रेनडियर के लिए पेस्चुरेज का काम करती है। अब एनिमल्स इन तुंद्रा में देखते हैं। तुंद्रा में जो एनिमल होते हैं उनका एडेप्टेशन बहुत स्पेशल होता है। ये एनिमल कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करते हैं। रेनडियर, आर्टिक फॉक्स, वोल्फ, मस्क ऑक्स, पोलर बियर और
आर्टिक विल्लो, ये सब तुंद्रा का एनिमल हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस यहाँ पे बहुत होते हैं क्योंकि उन्हें कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करना मुश्किल होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस यहाँ पे बहुत कम होते हैं क्योंकि उन्हें कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करना मुश्किल होता है। ये एनिमल्स काफी एडेप्टेड होते हैं, जैसे मैमल्स का बॉडी साइज लार्ज होता है और उनका फर थिक होता है जो उन्हें हीट लॉस से बचाता है। स्मॉल टेल्स और ईयर होते हैं जिससे बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाता है और बॉडी का हीट लॉस मिनिमाइज होता है। अब कुछ की पॉइंट को देखते हैं। परमाफ्रॉस्ट, ये वो लेयर है जो जमीन के नीचे हमेशा फ्रोजन रहती है और इसी वजह से ट्री यहाँ नहीं ग्रो कर पाते। मोसेस और लाइकन्स, ये तुंद्रा में सबसे कॉमन वेजिटेशन होती है। लार्ज बॉडी साइज, तुंद्रा के एनिमल का बॉडी साइज लार्ज होता है जो उन्हें कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव करने में मदद करता है। थिक फर, एनिमल के पास थिक फर होता है जो उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। अब फॉरेस्ट बायोम को देखते हैं जो दुनिया के अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है। हर फॉरेस्ट बायोम का अपना यूनिक क्लाइमेट, फॉरेस्ट और एनिमल होते हैं। चलिए इनको समझते हैं। टाइगा और बोरियल बायोम, एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये बायोम नॉर्दर्न लैटिट्यूड में पाया जाता है जैसे साइबेरिया और कनाडा। ये रीजन बहुत कोल्ड होता है और विंटर में टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। यहाँ पर परमाफ्रोस्ट भी होता है। सॉइल सॉइल पोडोलिक होता है जो बहुत पुअर और एसिडिक होते हैं। इसका रीजन ये है कि रॉक का वेदरिंग बहुत धीरे होता है और कोनिफेरस लीव्स जैसे फर, पाइन्स के डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ एवरग्रीन कोनिफेरस ट्री होती है जो फर, पाइन्स जैसे स्पीसीज से भरी होती है। ये ट्री लो मॉइस्चर पर भी ग्रो कर सकते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल जो यहाँ रहते हैं उनमें साइबेरियन टाइगर, वोल्वेरिन, लिंक्स, वोल्फ, बियर, रेड फॉक्स और स्क्वेरल जैसे एनिमल है। ये एनिमल कोल्ड कंडीशन में सरवाइव करते हैं। पोडजोल, पुअर एसिडिक जो कोनिफेरस लीव्स के डिकम्पोजिशन से बनती है उसे पोडजोल कहते हैं। एवरग्रीन ट्री, ये ट्री अपने लीव्स को शेड नहीं करते इसलिए ये एवरग्रीन होते हैं। अब टेम्परेट डिसिडियस बायोम को देखते हैं। ये बायोम नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में होता है। ये रीजन टेम्परेट होता है जहां पर डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, समर और विंटर। सॉइल पोडोलिक और डीप होती है जो प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल होती है। वेजिटेशन की बात करें तो ये बायोम में डिसिडियस ट्री होते हैं जो अपने लीव्स ऑटम में शेड करते हैं और स्प्रिंग में दोबारा ग्रो करते हैं, जैसे ओक, एल्म, एश, बीच और पॉपुलर। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर डियर, फॉक्स, बियर और स्क्वेरल जैसे एनिमल होते हैं। अब टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम, ये बायोम नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ चिली और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ये रीजन बहुत वेट होता है और हाई रेनफॉल होता है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कोनिफेरस ट्री होते हैं जैसे डोगलेस फर, वेस्टर्न रेड सेडर, सिटका स्प्रूस और लॉर्ड जेपल पाइन। साथ ही मोसेस और लाइकेन भी होते हैं जो एपीफाइट के रूप में ट्री पर ग्रो करते हैं। यहाँ पर बियर, वॉल्व्स, डियर और ईगल जैसे एनिमल होते हैं। एपीफाइट्स, ये वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पर उगते हैं बिना उन्हें हार्म किए। ये कॉमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है। अब सब ट्रॉपिकल डिसिडियस बायोम को देखते हैं। ये बायोम ईस्टर्न चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए में होता है। यहाँ लग्जरिएंट वेजिटेशन होती है जिसमें एवरग्रीन ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट और डिसिडियस ट्री यानी कि हार्डवुड होते हैं। हाईलैंड्स में कोनिफेरस जैसे पाइन्स और साइप्रेसेस भी होते हैं। अब ट्रॉपिकल डिसिडियस बायोम, मानसून क्लाइमेट भी कहते हैं।
ये बायोम ट्रॉपिकल रीजन में होता है, जैसे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर ड्राउट डिसीडियस ट्री होते हैं जो ड्राई सीजन में अपने लीफ सेट करते हैं, जैसे टीक, नीम, बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड। ये बायोम में मानसून क्लाइमेट होता है जिसमें हैवी रेनफॉल होता है, फिर ड्राई पीरियड आता है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, ये बायोम इक्वेटोरियल रीजन में होता है, जैसे अमेज़न बेसिन जो कि ब्राजील में है, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। ये रीजन हाई टेम्परेचर और एबंडेंट रेनफॉल के लिए जाना जाता है। ये बायोम लंग्स ऑफ अर्थ कहलाता है क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसकी वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होती है जिसमें मोहगेनी, इवोनी, डाइवुड जैसे ट्री होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं जो साल्टी वाटर में ग्रो करते हैं। यहाँ पर मंकी, एलिफेंट, टाइगर, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का वाइड वैरायटी होता है। ये बायोम डिफोरेस्टेशन और बर्निंग की वजह से बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है। 20% ऑफ ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट डिफोरेस्टेड हो चुके हैं। अब कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। लंग्स ऑफ द अर्थ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोबल ऑक्सीजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफोरेस्टेशन, ये बायोम डिफोरेस्टेशन की वजह से रैपिडली डिमिनिश हो रहा है और सॉइल भी न्यूट्रिएंट पुअर हो जाता है, जो रीजेनरेशन को मुश्किल बना देता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट को देखते हैं। रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम में से एक है और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। आइए समझते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड कार्बन सिंक। रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये प्लांट और ट्री फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसलिए ये इकोसिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग है। कार्बन सिंक, कार्बन सिंक होने की वजह से रेन फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है जो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर सकती है। अब प्रेसिपिटेशन एंड वाटर साइकिल, रेन फॉरेस्ट अपने इवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी प्रेसिपिटेशन का 50 to 75% क्रिएट करता है। इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब है कि प्लांट अपने लीफ से पानी को वेपर के फॉर्म में रिलीज करते हैं जो फिर क्लाउड बनता है और बारिश होती है। ये प्रोसेस ना सिर्फ रेन फॉरेस्ट को सस्टेन करता है बल्कि लोकल और रीजनल क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। अगर ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो तो उस रीजन में ड्राउट या इरेगुलर रेनफॉल हो सकती है। सोर्सेस ऑफ रिवर्स, रेन फॉरेस्ट दुनिया के कुछ बड़े रिवर के लिए सोर्स है, जैसे अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका में, मेकॉन रिवर साउथ ईस्ट एशिया में, कॉन्गो रिवर अफ्रीका में। ये रिवर रेन फॉरेस्ट से पानी लेते हैं और ये रिवर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोडायवर्सिटी, रेन फॉरेस्ट में दुनिया का 30 मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। ये हाफ ऑफ अर्थ वाइल्ड लाइफ और 2/3 ऑफ इट्स प्लांट स्पेसीज को कंटेन करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है। हर स्पेसीज का अपना रोल होता है, जैसे पोल्यूशन, सीड डिस्पर्सल और पेस्ट कंट्रोल। अगर ये स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर, रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट जो 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल प्रोवाइड करता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होता है। यहाँ पर कॉफी, कोकोआ, पाल्म ऑयल, रबर जैसे क्रॉप उगाए जाते हैं। ये क्रॉप इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन से रेन फॉरेस्ट का डैमेज भी हो सकता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज, रेन फॉरेस्ट में इंडिजिनस कम्युनिटीज रहती है जो अपनी फूड, शेल्टर, मेडिसिन और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए रेन फॉरेस्ट रिसोर्स पर डिपेंड करती है। ये कम्युनिटी स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर का यूज करती है जिसमें वो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं और क्रॉप उगाते हैं। ये प्रैक्टिस अगर सस्टेनेबल नहीं होता हो तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। क्लाइमेट रेगुलेशन,
रेन फॉरेस्ट लोकल और रीजनल क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। ये ओशियन करंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो ग्लोबल वेदर पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। अगर रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज कर सकता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना और रेनफॉल पैटर्न का डिस्टर्ब होना। अब ग्रासलैंड और डेजर्ट को देखते हैं। ये दोनों बायोम्स अपने यूनिक फीचर्स और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता है। इनके इकोसिस्टम में वेजिटेशन और एनिमल का इंटरेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होता है, जैसे स्टेप्स और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। स्टेप या टेम्परेट ग्रासलैंड वो रीजन है जहां पर ट्री नहीं होते। ये ट्रीलेस इकोसिस्टम है जहां सिर्फ ग्रासेस उगती हैं। वेजिटेशन की बात करें तो ग्रासेस यहाँ काफी शॉर्ट, फ्रेश, न्यूट्रिशियस होती है। ये ग्रासलैंड उन रीजन में पाए जाते हैं जहां रेनफॉल कम होता है। एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो स्टेप में एनिमल डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होती। यहाँ पर लार्ज हर्बीवोर्स जैसे बिसोन, एंटेलोप और ग्रेजिंग एनिमल पाए जाते हैं जो इन ग्रासेस को खाते हैं। ट्रांजिशन जोन, जैसे जैसे हम पोलवार्ड मूव करते हैं, प्रेसिपिटेशन बढ़ता है और यहाँ वुडेड स्टेप्स थोड़े से फॉरेस्ट एरिया जैसे अपीयर होने लगते हैं। कुछ कोनिफर्स भी ग्रो करते हैं जो ग्रासलैंड को ट्रांजिशन करते हैं फॉरेस्ट की तरफ। सावाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम। सावाना एक ट्रॉपिकल बायोम है जहां वेट और ड्राई सीजन होते हैं। ये बायोम टॉल ग्रासेस और शॉर्ट ट्री के लिए फेमस है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ के ट्री डेसिडियस यानी कि जो अपने पत्ते गिराते हैं होते हैं, जैसे एकासिया। ये ट्री अपने पत्ते ड्राई सीजन में गिराते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। ये ट्री अम्ब्रेला शेप होते हैं और उनमें वाटर स्टोरिंग डिवाइस होती है। सवाना में रिच मैमल्स, बर्ड और रेप्टाइल्स बायोडाइवर्सिटी होती है। यहाँ पर लायंस, एलिफेंट, जेब्रा और जिराफ्स जैसे एनिमल पाए जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड में फायर्स एक नेचुरल पार्ट है। ये मैनेज्ड फायर कैटल फार्मर्स और अथॉरिटीज द्वारा लगाए जाते हैं ताकि फ्रेश और न्यूट्रिशियस ग्रासेस उग सके। फायर मेनली ड्राई ग्रासेस को जलाता है और जो CO2 रिलीज होता है वो नए ग्रासेस के लिए ग्रो के लिए के थ्रू एब्जर्व हो जाता है। इसलिए फायर इन सवानाज आर कार्बन न्यूट्रल होते हैं। अब ट्रॉपिकल एंड मिड लेटीट्यूड डेजर्ट बायोम। डेजर्ट एक ऐसा बायोम है जहां रेनफॉल बहुत कम होता है। यहाँ पर वेजिटेशन जेरोफाइट्स यानी कि ड्राउट रेजिस्टेंस होते हैं जो पानी को कंजर्व कर सके। वेजिटेशन डेजर्ट में कैक्टी, थोर्नी बुशेस और लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रासेस पाए जाते हैं। ड्वार्फ एकासिया भी होते हैं जो वाटर स्टोर करने के लिए एडेप्ट होते हैं। प्लांट के लीव्स या तो नहीं होते या फिर वैक्सी, लेदरी, हेयरी या नीडल शेप होते हैं जो ट्रांसपीरेशन यानी कि पानी का लॉस को रिड्यूस करते हैं। थिक स्किन ऑफ सीड भी होती है जो उन्हें डोरमेंट स्टेट में प्रोटेक्ट करते हैं जब तक उन्हें पानी ना मिलता। श्रब्स के रूट काफी लॉन्ग और वेल स्पेस्ड होते हैं ताकि वो जमीन के अंदर पानी को ढूंढ सके और ग्राउंड वाटर तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। जेरोफाइटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो ड्राउट यानी कि पानी की कमी के कंडीशन में भी सरवाइव करने के लिए एडेप्ट होते हैं। मैनेज्ड फायर्स, सवाना में डेलिबरेटली लगाए जाने वाले फायर्स जो इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। ट्रांसपीरेशन, प्लांट का पानी को अपने लीफ से वेपर के फॉर्म में रिलीज करना। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखते हैं जो पानी के अंदर के इकोसिस्टम होते हैं। ये इकोसिस्टम पानी के टाइप्स और साल्ट कंसंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। चलिए समझते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, साल्ट कंटेंट की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में साल्ट कंसंट्रेशन काफी कम होती है, लेस देन 5 ppt। ppt का मतलब है पार्ट्स पर 1000। इन इकोसिस्टम में पानी का कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग होता है
जो साल्ट का लेवल लो रखता है। इसमें भी टाइप्स होते हैं, स्टैटिक स्टिल वाटर इकोसिस्टम, लेंटिक। ये वो इकोसिस्टम है जहां पानी स्टिल यानी कि मोशनलेस होता है, जैसे पॉन्ड, लेक, बॉक्स और स्वैम्स। इनमें पानी का फ्लो नहीं होता। रनिंग वाटर इकोसिस्टम, लोटिक। ये वो इकोसिस्टम है जहां पानी फ्लो करता है, जैसे स्प्रिंग, स्ट्रीम और रिवर। इनमें पानी का कांस्टेंट मूवमेंट होता है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिस्टर्ब करता है। अब मेराइन इकोसिस्टम, इसमें साल्ट कंसंट्रेशन की बात करें तो मेराइन इकोसिस्टम में साल्ट कंसंट्रेशन हाई होती है, जनरली 35 पीपीटी या उससे ज्यादा। ये सी वाटर की तरह होते हैं, जैसे सेलो सी और ओपन ओशियन इस कैटेगरी में आते हैं। मेराइन इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां कई तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम, साल्ट कंसंट्रेशन की बात करें तो ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम में साल्ट कंसंट्रेशन 5 to 35 पीपीटी होती है। ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के बीच का मिक्सचर होता है, जैसे स्टोरेज, साल्ट मार्सेस, मैनग्रोव स्वैम्प्स और मैनग्रोव फॉरेस्ट इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पानी का साल्ट लेवल मॉडरेट होता है और ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडायवर्सिटी और कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन जोन ऑफ अक्रेंस को देखते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को उनके जोन ऑफ अक्रेंस के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म पानी के डिफरेंट लेयर में रहते हैं और हर एक का अपना रोल होता है। जैसे न्यूस्टोन, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म एयर वाटर इंटरफेस पर रहते हैं, मतलब पानी के सरफेस के बिल्कुल ऊपर। जैसे फ्लोटिंग प्लांट जैसे वाटर लिलीज, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। अब पेरीफाइटोन, लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म रूटेड प्लांट या अन सब्सटेंसेस पर अटैच उन सब्सटेंसेस पर अटैच रहते हैं जो पानी के बॉटम से ऊपर उगती है। पेरीफाइटोन, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म रूटेड प्लांट या उन सब्सटेंसेस पर अटैच रहती है जो पानी के बॉटम से ऊपर उठती है। जैसे सेसाइल अलगी, जो मूव नहीं करते, जो प्लांट के स्टीम और लीव्स पर ग्रो करते हैं। अब प्लैंकटन, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के फ्लोटिंग स्टेट में रहते हैं। इनका लोकोमोटरी पावर लिमिटेड होता है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वाटर करंट के थ्रू कंट्रोल होती है। इसमें टाइप्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे अलगी। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जू प्लैंक्टन, ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स और क्रुस्टेशियंस। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। अब नेक्टोन की बात करते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म पावरफुल स्विमर होते हैं जो वाटर करंट को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे फिश, व्हेल और डॉल्फिन, जो अपने आप को वाटर के करंट से लड़ते हुए मूव करते हैं। अब बेंथोन्स, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म पानी के बॉटम यानी कि बेंथिक जोन में रहते हैं, यानी पानी के नीचे। क्रैब्स, वर्म्स और स्नेल जो पानी के बॉटम पर रहते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। अब फैक्टर लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक सिस्टम। एक्वाटिक सिस्टम में प्रोडक्टिविटी को किस किस चीज से लिमिट किया जाता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितना ऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम में बन रहा है जो फूड चेन को सपोर्ट करता है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, चलिए इनको समझते हैं। सनलाइट, सनलाइट एक्वाटिक प्लांट के ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है, जो उन्हें अपने फूड बनाने में मदद करते हैं। फोटिक जोन, यूफोटिक जोन, यह वो एरिया होता है जहां लाइट पानी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। ये सरफेस के से लेकर वो देर तक होता है जहां लाइट का लेवल 1% तक होता है। यहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, यानी प्लांट और अलगी अपना फूड बनाते हैं। अब एफोटिक जोन, प्रोफंडल जोन, ये वो एरिया
होता है जहां लाइट पेनिट्रेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये फोटिक जोन के नीचे होता है और यहाँ प्लांट ग्रोथ भी रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में डिसॉल्व ऑक्सीजन का एवरेज कंसंट्रेशन 10 ppm होता है। ये एयर में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से 150 टाइम्स कम होता है। ऑक्सीजन एंट्री को देखते हैं। ऑक्सीजन पानी में दो तरीके से आते हैं, एयर वाटर इंटरफेस से और एक्वाटिक प्लांट के फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू। ऑक्सीजन एग्जिट को देखते हैं। ऑक्सीजन पानी से निकलता है एयर वाटर इंटरफेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू और डिकम्पोजिशन के थ्रू। अब विंटर किल को समझते हैं। जब पानी के ऊपर आइस का लेयर बन जाता है तो लाइट पानी में नहीं जा पाता। इससे फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहती है। इससे डिसॉल्व ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है और फिश मर जाते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ता है, जिसका इफेक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन पर पड़ता है। वार्म वाटर में ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है और डिकम्पोजर्स का एक्टिविटी भी बढ़ता है, जो और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल 3 to 5 ppm से नीचे चला जाता है तो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। अब टेम्परेचर्स के टर्म्स में देखते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं और उनके सर्वाइवल की एक नैरो टेम्परेचर टॉलरेंट लिमिट होती है। टेम्परेचर का इफेक्ट उनके मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ऑर्गेनिज्म को ज्यादा स्ट्रेस होता है। अब यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का ओवर इनरिचमेंट होती है। ये न्यूट्रिएंट्स वाटर में बहुत ज्यादा हो जाता है, जो अलगी और प्लैंकटन के ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। अलगल ब्लूम, जब अलगी बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं तो उन्हें अलगल ब्लूम कहते हैं। ये प्लांट को सनलाइट से दूर कर देते हैं और ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। एनऑक्सिक कंडीशन, जैसे जैसे अलगी ग्रो करते हैं उनके डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और इवेंचुअली वाटर में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि सी ग्रासेस और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए एनऑक्सिक कंडीशन बन जाती है। ये वाटर बॉडी को डेथ जोन बना देता है, जहां कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। अब बात करते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। आज हम वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे। वेटलैंड एक ऐसा जगह होती है जो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड और एक्वाटिक यानी कि वाटर बेस्ड इकोसिस्टम के बीच ट्रांजिशन जोन की तरह काम करती है। मतलब ये दोनों इकोसिस्टम के बीच का ब्रिज है। ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखते हैं। आइए समझते हैं। रामसार कन्वेंशन को देखते हैं। रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अकॉर्डिंग वेटलैंड एक ऐसी एरिया होती है जहां पानी होता है, चाहे वो स्टैटिक यानी कि स्टेगनेंट हो या फ्लोविंग यानी चल रही हो, फ्रेश हो, ब्रेकिस हो यानी कि साल्ट और फ्रेश का मिक्सचर हो, या साल्टी हो यानी कि प्योरली साल्टी हो। वेटलैंड नेचुरल भी हो सकते हैं या ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। आइए की फीचर्स ऑफ वेटलैंड को देखते हैं। वाटर डेप्थ, अगर ये मेराइन वाटर है तो लो टाइड पे पानी का डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, लेक और रिवर। फ्लड प्लेन्स जैसे रिवर के आसपास के एरिया जो बारिश के वक्त फ्लड हो जाते हैं। स्वैम्स और मार्शेस जैसे लो लेइंग एरिया जहां पानी स्टेगनेंट होती है। एस्टोरीज और डेल्टास यानी कि जहां रिवर पानी समुद्र से मिलते हैं। मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स और टाइडल फ्लैट्स यानी कोस्टल एरिया जो पानी के लेवल के साथ चेंज होते हैं। ह्यूमन मेड वेटलैंड्स जैसे फिश पॉन्ड, राइस पैडीज, रिजर्वियर और साल्ट पेन्स। अब बात करते हैं व्हाई वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। वेटलैंड बहुत सारी स्पेसीज के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फिश,
बर्ड्स, एम्फीबियंस और प्लांट। ये स्पेसीज इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखता है। वाटर फिल्ट्रेशन, वेटलैंड पानी को फिल्टर करता है। ये पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं। फ्लड कंट्रोल, वेटलैंड पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये फ्लड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कार्बन सिंक, वेटलैंड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेटलैंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ वेटलैंड को देखते हैं। मार्सेस, ये वेटलैंड एरिया होते हैं जहां पानी स्टेगनेंट होती है और ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती। ये यूजुअली ग्रासेस और हर्ब से कवर होते हैं। स्वैम्स, ये थोड़ा ये थोड़े ज्यादा फॉरेस्टेड वेटलैंड होते हैं जहां ट्रीज जैसे कि मैंग्रोव्स और विलो होते हैं। बॉक्स, ये एसिडिक वेटलैंड होते हैं जो पीट यानी कि डिकेड प्लांट मटेरियल से कवर होते हैं। ये न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं और काफी कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। फेंस, ये भी पीटलैंड होते हैं लेकिन बॉक्स से कम एसिडिक और ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड को देखते हैं। वेटलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम होते हैं जहां पानी काफी टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं। ये लैंड और वाटर का बेहतरीन मिक्स होता है। वेटलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाइड्रिक सॉइल। वेटलैंड में हाइड्रिक सॉइल होते हैं जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पैदा होता है। जब पानी ज्यादा टाइम तक स्टेगनेंट रहते हैं तो सॉइल में ऑक्सीजन कम हो जाता है, जो प्लांट और एनिमल के लिए चैलेंजिंग होता है। पीरियोडिक फ्लडिंग, वेटलैंड में पीरियोडिक फ्लडिंग होती है। ये फ्लडिंग एडजेसेंट डीप वाटर हैबिटेट से आती है, जो वेटलैंड को कांस्टेंट वाटर सप्लाई देती है। ये फ्लडिंग इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है। हाइड्रोफाइट्स, वेटलैंड में हाइड्रोफाइट्स यानी कि वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं जो सोलो वाटर लॉग सॉइल में ग्रो करते हैं। ये प्लांट खास तौर पे वेटलैंड के लिए एडेप्ट किए गए होते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड को देखते हैं। हैबिटेट्स फॉर फ्लोरा एंड फौना, वेटलैंड एक्वाटिक फ्लोरा और फौना का होम होते हैं। ये न्यूमरस स्पेसीज ऑफ नेटिव और माइग्रेटरी बर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हैबिटेट हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म, वेटलैंड सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये नेचर लवर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन, वेटलैंड को अर्थ की किडनी भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी को फिल्टर करते हैं और सेडिमेंट और न्यूट्रिएंट्स को प्यूरिफाई करते हैं। ये सरफेस वाटर को क्लीन करने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेटलैंड में न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होता है और ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होता है। फ्लड मिटिगेशन, वेटलैंड फ्लड को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और रन अप को स्लो करते हैं, जिससे फ्लड के रिस्क कम हो जाते हैं। इरोजन कंट्रोल, वेटलैंड शोर लाइन को बफर करते हैं और इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। ये पोल्यूटेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं। जेनेटिक रिजर्वियर, वेटलैंड प्लांट के जेनेटिक रिजर्वियर हैं, खास तौर पे राइस जैसे क्रॉप के लिए। कार्बन सिंक, वेटलैंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड को देखते हैं। फर्स्ट, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, डोमेस्टिक वेस्ट और एग्रीकल्चर रन ऑफ वेटलैंड में ज्यादा डंप किए जा रहा है, जो इनके रिसाइकलिंग कैपेसिटी को एक्सिस्ट कर जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वेटलैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस, जो स्पेसीज के लिए डेंजरस है। ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। कंजर्वेशन फॉर एग्रीकल्चर, वेटलैंड को एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है और पब्लिक और माफिया के द्वारा इंक्रोचमेंट भी हो रहा है। ओवरफिशिंग एंड एक्वाकल्चर, ओवरफिशिंग और एक्वाकल्चर यानी कि फिश फार्मिंग भी वेटलैंड को हार्म करते हैं। ये इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं।
ओवरग्रेजिंग, वेटलैंड के आसपास के मार्शी सॉइल में ओवरग्रेजिंग की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है। सैंड रिमूवल, समुद्र के पास से सैंड रिमूवल भी वेटलैंड को वुल्नरेबल बना रहा है क्योंकि वेव एक्शन और टाइड बोर्ड से डैमेज होता है। अब मिटिगेशन ऑफ वेटलैंड डिस्ट्रक्शंस को देखते हैं। डेमार्केशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, वेटलैंड को टेक्नोलॉजी के द्वारा डिमार्केट करना जिससे उनकी बाउंड्रीज क्लियर हो और इलीगल एक्टिविटी को रोकने में मदद मिले। स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए स्ट्रिक्ट लॉ और वायलेटर्स के लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना चाहिए। प्रिवेंटिंग अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर, अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर और सेलफिश फार्मिंग को रोकना जरूरी है जिससे वेटलैंड को डैमेज ना हो। ट्रीटिंग इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और एग्रीकल्चर वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट करना जरूरी है। नेचुरल रीजेनरेशन, वेटलैंड को नेचुरल रीजेनरेशन का टाइम देना और ग्रेजिंग को प्रिवेंट करना भी जरूरी है। आर्टिफिशियल रीजेनरेशन, अगर नेचुरल रीजेनरेशन पॉसिबल है नहीं है तो आर्टिफिशियल रीजेनरेशन की जा सकती है। एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन और वीड कंट्रोल वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इवॉल्विंग लोकल पॉपुलेशन को सेंसिटाइज करना और उन्हें वेटलैंड कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करना भी जरूरी है। यूट्रोफिकेशन एबेटमेंट, यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल करना जिसमें न्यूट्रिएंट्स का एक्सेसिव ग्रोथ होता है वेटलैंड को सेव करने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं वेटलैंड प्रोटेक्शन मेजर्स इन इंडिया। इंडिया में वेटलैंड को बचाने के लिए किए जाने वाले मेजर्स के बारे में समझेंगे। वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स और रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं। फर्स्ट, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम एनपीसीए। एनपीसीए एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे लेक्स और वेटलैंड की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। इसका मेन गोल है वेटलैंड की डिग्रेडेशन को रोकना और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू ये प्लान इंप्लीमेंट होता है। ये स्कीम इंटीग्रेटेड और क्रॉस सेक्टोरल कंजर्वेशन को प्रमोट करती है जिसमें इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। मर्जिंग ऑफ प्लान्स, एनपीसीए को दो पुराने प्लान्स का मर्ज करके बनाया गया है जैसे नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। इससे एक यूनिफाइड अप्रोच मिलता है। फंडिंग पैटर्न, एनपीसीए का फंडिंग पैटर्न 70:30 है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 70% फंडिंग देती है और स्टेट गवर्नमेंट 30% फंडिंग देती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये रेशियो 90:10 है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस प्लान को कोऑर्डिनेट करता है और स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एनपीसीए के अंदर वेटलैंड को नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया रामसर कन्वेंशन के सिमिलर होते हैं। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। अब वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 को देखते हैं। इंडिया में वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 को नोटिफाई किया गया था। ये रूल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आए थे ताकि वेटलैंड की डिग्रेडेशन को रोका जा सके। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी CWRA, ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी के अंदर काम करती है। CWRA का मेन काम ये इंश्योर करना है कि रूल का इम्प्लीमेंटेशन हो और वेटलैंड को बचाया जा सके। वेटलैंड क्लासिफिकेशन, वेटलैंड्स को मैनेज करने के लिए उनकी क्लासिफिकेशन की गई है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट आसान हो। प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी को वेटलैंड में प्रोहिबिट किया गया है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन और सॉलिड वेस्ट डंपिंग।
लेकिन कुछ एक्टिविटी जैसे एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर और ड्रेडिंग को प्रायर परमिशन के साथ किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, अगर कोई एक्टिविटी वेटलैंड में प्रोहिबिटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एक्टिविटी को अलाउ कर सकती है, लेकिन ये CWRA के रिकमेंडेशंस पर होती है, यानी कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस पर होती है। कैचमेंट एरिया, ये रूल्स वेटलैंड के कैचमेंट एरिया को भी कवर करते हैं, जो कि वेटलैंड के सराउंडिंग रीजन होते हैं। इन एरिया में भी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। अब वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 को देखते हैं। 2017 में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 को रिप्लेस करते हुए नए रूल बनाए गए। ये रूल वेटलैंड की मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करते हैं, यानी अब स्टेट यूटीज को अपने जुरिस्डिक्शन में वेटलैंड को आइडेंटिफाई और मैनेज करने का पावर दिया गया है। डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को अपने रीजन में वेटलैंड को आइडेंटिफाई और नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया है। ये उन्हें वेटलैंड के कंजर्वेशन में एक्टिव रोल देने का मौका देता है। एडवाइजरी रोल ऑफ नेशनल वेटलैंड कमिटी, नेशनल वेटलैंड कमिटी यानी कि NWC का एडवाइजरी रोल होता है। यह कमेटी स्टेट को गाइड करती है वेटलैंड की इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में, जो कि वाइज यूज प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि वेटलैंड का यूज सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, जिससे उनका डिग्रेडेशन ना हो। रिव्यू एंड प्रोग्राम, NWC वेटलैंड की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की प्रोग्रेस को रिव्यू करती है और रामसर कन्वेंशन साइट के मैनेजमेंट को भी मॉनिटर करती है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। NPCA, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये प्लान एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए है। रामसर कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए है। इंडिया में इस कन्वेंशन को साइन किया गया है और इसके अंदर वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। CWRA, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो वेटलैंड के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट को इंश्योर करती है। वाइज यूज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वेटलैंड के सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करता है ताकि उनका लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हो सके। अब बात करते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017। ये रूल वेटलैंड की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को स्टेट लेवल पर रेगुलेट करते हैं। इन रूल का मेन गोल है वेटलैंड को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाए और उनका डिग्रेडेशन ना हो। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एक इम्पोर्टेंट बॉडी है जो हर स्टेट में वेटलैंड के मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हेडेड बाय इन्वायरमेंट मिनिस्टर, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को इन्वायरमेंट मिनिस्टर लीड करते हैं। इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं जो वेटलैंड के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझते हैं, जैसे वेटलैंड इकोलॉजी यानी कि वेटलैंड के इकोसिस्टम को समझना, हाइड्रोलॉजी पानी का फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना, फिशरीज फिश और एक्वाटिक स्पीसीज की मैनेजमेंट को देखना, लैंडस्केप प्लानिंग वेटलैंड के आसपास के एरिया का प्लानिंग करना, सोशियो इकोनॉमिक वेटलैंड के लोकल कम्युनिटी पर इम्पैक्ट क्या होता है उसको स्टडी करना। अब वेटलैंड आइडेंटिफिकेशन और नोटिफिकेशन को देखते हैं। स्टेट अथॉरिटी को वेटलैंड को आइडेंटिफिकेशन करना होता है और उनको नोटिफिकेशन करना होता है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। ये प्रोसेस एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्टिविटी, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को वेटलैंड के लिए एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बनानी होती है जो रेगुलेटेड यानी कि कंट्रोल और परमिटेड यानी कि अलाउ की जाएगी। ये एक्टिविटी उन वेटलैंड के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि जहां वेटलैंड का इम्पैक्ट पड़ता है में भी रेगुलेट करनी होती है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, अथॉरिटी को एडिशनल प्रोहिबिटेड एक्टिविटी रिकमेंड करनी होती है जो किसी स्पेसिफिक वेटलैंड के लिए हार्मफुल हो सकती है। वेटलैंड इन्वेंटरीज, स्टेट अथॉरिटी को अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के सभी वेटलैंड की लिस्ट बनानी होती है। ये लिस्ट 3 मंथ के अंदर रेडी करनी होती है। वेटलैंड को नोटिफाई करना होता है 6 मंथ के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेंटरी यानी कि कंप्लीट लिस्ट विथ डिटेल बनानी होती है जो हर 10 साल में अपडेट होती है। अब नॉट डीम
टू बी वेटलैंड को देखते हैं। कुछ चीजें वेटलैंड के कैटेगरी में नहीं आती, जैसे रिवर चैनल जहां पानी फ्लो करते हैं लेकिन ये वेटलैंड नहीं है। पैडी फील्ड जहां राइस यानी कि चावल उगाए जाते हैं, वो वेटलैंड में नहीं आते। वुमेन मेड वाटर बॉडी जैसे टैंक जो वेटलैंड के नेचुरल इकोसिस्टम का पानी पार्ट नहीं होता। एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग भी वेटलैंड का पार्ट नहीं होता। साल्ट प्रोडक्शन साल्ट पैन्स भी वेटलैंड नहीं होते। रिक्रिएशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट ये एक्टिविटी वेटलैंड के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है लेकिन ये वेटलैंड नहीं होते। प्रोटेक्टेड एरिया जैसे फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया ये भी नहीं आते। अब प्रोहिबिटेड एक्टिविटी इन वेटलैंड्स को देखते हैं। वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्टिविटी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, जैसे कंजर्वेशन फॉर नॉन वेटलैंड यूजेज वेटलैंड को नॉन वेटलैंड यूज के लिए कन्वर्ट करना, जैसे एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड करना, ये कन्वर्जन फॉर नॉन वेटलैंड यूज है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नई इंडस्ट्रीज लगाना या पुरानी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना वेटलैंड एरिया में अलाउ नहीं है। हैजार्डस सब्सटेंसेस कोई भी हैजार्डस सब्सटेंसेस का मैन्युफैक्चर, स्टोरेज या डिस्पोजल वेटलैंड एरिया में नहीं हो सकता। सॉलिड वेस्ट डंपिंग वेटलैंड में सॉलिड वेस्ट जैसे प्लास्टिक गार्बेज डंप करना इलीगल है। अनट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल सिटी या टाउन वेस्ट को अनट्रीटेड यानी कि बिना ट्रीटमेंट किए वेटलैंड में डिस्चार्ज करना बैन है। इंक्रोचमेंट एंड पोचिंग वेटलैंड को इलीगल तरीके से इंक्रोच करना या एनिमल को पोच करना प्रोहिबिटेड है। परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी अलाउ नहीं है, सिर्फ बोट जेटीज को परमिशन मिलती है। कंसर्न्स की बात करें तो साइलेंट ऑन अपील प्रोसेस एक कंसर्न ये है कि अपील प्रोसेस के बारे में रूल में कोई क्लियर मेंशन नहीं है। अगर कोई वेटलैंड के रेगुलेशंस को चैलेंज करना चाहे तो पहले 2010 रूल के अंदर अपील नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में किया जा सकता था, लेकिन 2017 रूल में इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ वाइज यूज एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो वेटलैंड के सस्टेनेबल यूज को डिफाइन करता है। यह टर्म स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के ऊपर छोड़ा गया है, जो अपने डिस्क्रिशन पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वाइज यूज है। ये मैनिपुलेशन का रिस्क क्रिएट करता है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट अपनी मर्जी से इस टर्म को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन के बारे में आज बात करेंगे, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन गोल है वेटलैंड की इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करना और उनका सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना। ये कन्वेंशन यूनेस्को के थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी और इसके बारे में सबसे पहले 1971 में रामसार ईरान में डिस्कस किया गया था, इसलिए इसको रामसार कन्वेंशन कहा जाता है। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एंड पर्पस रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को रामसार ईरान में साइन किया गया था। इसका मेन पर्पस है वेटलैंड की इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करना और उनका सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना, ताकि वेटलैंड को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रखा जाए। ग्लोबल कवरेज 2400 रामसार साइट हैं दुनिया भर में, जो कि 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। 172 कंट्री इस कन्वेंशन के पार्ट हैं जो वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया ने 1982 में रामसार कन्वेंशन को साइन किया था और तब से इंडिया भी इसके पार्ट है। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब कोई कंट्री इस ट्रीटी को ज्वाइन करती है तो उसे कम से कम एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करना पड़ता है। इंडिया के पास 18 स्टेट में 47 रामसार साइट है जो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। ये इंडिया के टोटल वेटलैंड एरिया का 10% है। लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया को देखते हैं। सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो इंडिया के सबसे बड़े रामसार साइट है। ये एक मैंग्रोव वेटलैंड है और ये बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ग्लोबल रामसार साइट्स। वर्ल्ड फर्स्ट रामसार साइट था कोबोर्न पेनिसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 1974 में। यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको के पास सबसे ज्यादा रामसार साइट है। यूके के पास 175 और मेक्सिको के पास 142 रामसार साइट हैं। बोलिविया के पास सबसे बड़ा एरिया है जो रामसार प्रोटेक्शन के अंदर है। 2023 का थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, जो ये एम्फेसाइज करता है कि वेटलैंड को रिस्टोर करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इनका डिग्रेडेशन हो रहा है और ये इन्वायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। अब बात करते हैं इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू रामसार कन्वेंशन। इंडिया के पास 18 स्टेट में 47 रामसार साइट हैं, जिसमें कुछ फेमस साइट्स हैं, जैसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में इंडिया का लार्जेस्ट रामसार साइट है। चिलिका लेक ओडिशा में एशिया का लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून है। कियोलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में एक फेमस बर्ड सेंचुरी है। वेम्बनाड केरला में लार्जेस्ट लेक इन केरला है। अब वाई रामसार कन्वेंशन मैटर्स। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। रामसार साइट बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वेटलैंड काफी स्पेसीज के लिए हैबिटेट होते हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड, एक्वाटिक प्लांट्स और फिश। वाटर प्यूरिफिकेशन। वेटलैंड का वाटर प्यूरिफिकेशन में भी रोल होता है। ये पोल्यूटेड वाटर को फिल्टर करते हैं और क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं। फ्लड कंट्रोल। वेटलैंड फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लड के रिस्क को कम करते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन। वेटलैंड कार्बन सिंक का काम करते हैं, जिसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सस्टेनेबल लिवलीहुड। वेटलैंड से लोकल कम्युनिटीज को लिवलीहुड मिलती है, जैसे फिशिंग, टूरिज्म और एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड की आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरिया को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि एक वेटलैंड को रामसार साइट क्यों डिक्लेयर किया जाता है। रामसार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। आज हम उन्हीं क्राइटेरिया को समझेंगे। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड। यूनिक वेटलैंड। अगर कोई वेटलैंड रेयर या यूनिक है, या फिर वो एक नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का एग्जाम्पल है, तो उसे रामसार साइट बनाया जा सकता है। जैसे कुछ वेटलैंड ऐसे होते हैं जो अपने टाइप में बिल्कुल अलग होते हैं और उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। अब इंडेंजर्ड स्पेसीज। अगर कोई वेटलैंड थ्रेटेंड, वुलनरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज को सपोर्ट करता है, तो वो रामसार साइट बनने के लिए लायक है। ये स्पेसीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है और वेटलैंड उनके लिए सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करता है। एसेंशियल स्पेसीज। अगर कोई वेटलैंड ऐसा स्पेसीज को सपोर्ट करता है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो भी उसे रामसार साइट बनाया जा सकता है। ये स्पेसीज इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करता है। स्पेसीज प्रोटेक्शन। अगर कोई वेटलैंड ऐसा प्लांट या एनिमल स्पेसीज को सपोर्ट करता है जो अपने लाइफ साइकिल के क्रिटिकल स्टेज में है, या फिर वो एडवर्स कंडीशन जैसे ड्राउट या एक्सट्रीम वेदर में रिफ्यूज प्रोवाइड करता है, तो ये भी रामसार साइट बनने का क्राइटेरिया में आते हैं। वाटर बर्ड। अगर कोई वेटलैंड रेगुलरली 20,000 प्लस वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है, तो वो रामसार साइट बनने के लायक होता है। ये वेटलैंड वाटर बर्ड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट बन जाता है। सिंगल स्पेसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। अगर कोई वेटलैंड एक स्पेसिफिक स्पेसीज ऑफ वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है जो अपने पॉपुलेशन का 1% पार्ट होता है, तो भी ये वेटलैंड रामसार साइट बन सकता है। इंडिजिनस फिश। अगर कोई वेटलैंड इंडिजिनस फिश स्पेसीज को सपोर्ट करता है जो इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है,
तो ये भी रामसार साइट के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मल्टी रोल वेटलैंड, अगर कोई वेटलैंड फूड सोर्सेस, स्विमिंग ग्राउंड, नर्सरी या माइग्रेशन पाथ का काम करता है तो ये वेटलैंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और रामसार साइट बनने के लिए लायक होता है। इको टूरिज्म, अगर कोई वेटलैंड इको टूरिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जहां पर लोग रिक्रिएशन के लिए आते हैं और वहां से रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज होता है तो भी ये वेटलैंड रामसार साइट बन सकता है। अब रिमूवल फ्रॉम द रामसार लिस्ट को देखते हैं। वेटलैंड को रामसार लिस्ट से रिमूव करना काफी रेयर होती है। ये तब होता है जब किसी अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट के लिए वेटलैंड को रिमूव करना जरूरी हो। अगर वेटलैंड को रिमूव या रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उसके कॉम्पेंसेशन के लिए उसी एरिया में या किसी और एरिया में नेचर रिजर्व बनाए जाते हैं। अब तक कोई भी रामसार साइट डिलीट नहीं की गई है, लेकिन कभी कभी कुछ साइट के बाउंड्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को देखते हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जिसमें उन रामसार साइट को लिस्ट किया जाता है जहां इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से। इंडिया के 2 वेटलैंड अभी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। फर्स्ट क्योलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, दूसरा लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है। ये साइट अभी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन फेस कर रही है और उनका मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए एफर्ट किया जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज COP टू रामसार कन्वेंशन। कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है जो 3 साल में मिलता है, हर 3 साल में मिलते हैं। COP 14 2022 का मीटिंग वॉन चाइना और जेनेवा स्विट्जरलैंड में हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी। इस मीटिंग में वॉन डिग्रेडेशन और 2025-30 ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन को एडॉप्ट किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का मेन रोल है रामसार साइट की आइडेंटिफिकेशन और उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट इंश्योर करना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को देखते हैं। हर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सुटेबल वेटलैंड को रामसार लिस्ट में इंक्लूड करे। पार्टीज को अपने रामसार साइट को मैनेज करना होता है ताकि उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रहे और उनका सस्टेनेबल यूज हो सके। इंटरनेशनल ऑर्गेन पार्टीज IOPS। रामसार कन्वेंशन काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जो वेटलैंड कंजर्वेशन में मदद करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWT यानी कि वर्ल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। अब बात करते हैं लेक्स और वेटलैंड के बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं, क्योंकि दोनों वाटर बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए। दोनों को कंपेयर करके समझते हैं। ओरिजिन। लेक का ओरिजिन टेक्टोनिक, फ्लूवियल, जियोमॉर्फिक या वाटर टेबल के इंक्रीज से होता है। मतलब ये डीप वाटर बॉडीज होते हैं जो टेक्टोनिक फोर्स की वजह से या रिवर के फ्लो से बन सकते हैं। कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वेटलैंड मोस्टली फ्लूवियल या रेसिडुअल लेक जो पुरानी लेक के बाद बनते हैं होते हैं। ये सोलो वाटर बॉडीज होते हैं जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं होता। डेफिनेशन। लेक की बात करें तो ये स्टैंडिंग वाटर बॉडी होती है जो मिनिमम 3 मीटर डीप होते हैं और इनका वाटर स्प्रेड 10 हेक्टेयर से ज्यादा होता है। इसमें एक्वाटिक वेजिटेशन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। वेटलैंड की बात करें तो ये सोलो लेक होते हैं जो लेस देन 3 मीटर डीप होते हैं और ये न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। इनमें एक्वाटिक
मैक्रोफाइट्स यानी कि वाटर प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं जो हाई बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। वाटर टर्नओवर, लेक्स का वाटर टर्नओवर परमानेंट होता है, मतलब इनमें वाटर का सर्कुलेशन कांस्टेंट रहता है। वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड का वाटर टर्नओवर परमानेंट या टेम्पोररी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड रेनफॉल। अब वाटर लेवल चेंजेस, लेक्स की बात करें तो लेक्स में वाटर लेवल चेंजेस रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, जबकि वेटलैंड में वाटर लेवल चेंजेस रिलेटिवली लार्ज होते हैं क्योंकि ये सोलो होते हैं और इनमें सीजनल वेरिएशन ज्यादा होती है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, लेक में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, मतलब वाटर का टेम्परेचर डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये डेप्थ की वजह से रेगुलेट होते हैं। वेटलैंड में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता क्योंकि ये सोलो होते हैं और विंड की वजह से टेम्परेचर रेगुलेट होते हैं। वर्टिकल मिक्सिंग, लेक में वर्टिकल मिक्सिंग थर्मली रेगुलेट होती है जो डेप्थ की वजह से होता है। वेटलैंड में वर्टिकल मिक्सिंग वाइंड विंड रेगुलेशन होते हैं जो सेलो डेप्थ के वजह से होता है। डोमिनेंट प्रोडक्शन, लेक में फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि स्मॉल प्लांट जो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं डोमिनेट करते हैं, लेकिन वेटलैंड में मैक्रोफाइट्स यानी कि बड़े वाटर प्लांट्स डोमिनेट करते हैं जो हाई प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। फूड चेन, लेक में फूड चेन का मेन पाथवे ग्रेजिंग होता है, मतलब ये प्लांट और एनिमल के बीच इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि वेटलैंड में फूड चेन का मेन पाथवे डेट्राइटस होते हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से होता है और ये वेटलैंड के प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। प्रोडक्टिविटी, लैंड की प्रोडक्टिविटी लो होती है क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और वाटर का टर्नओवर स्लो होता है, जबकि वेटलैंड की प्रोडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं और इनमें ज्यादा प्लांट और एनिमल लाइफ होती है। ट्रॉपिकल स्टेटस, लेक का ट्रॉपिकल स्टेटस ओलिगोट्रोफिक होता है, मतलब इनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, टर्बिडिटी लो होती है और बायोडाइवर्सिटी भी लो होती है। वेटलैंड का ट्रॉफिक स्टेटस यूट्रॉफिक होते हैं, मतलब इनमें हाई न्यूट्रिएंट्स, हाई टर्बिडिटी, हाई सेडिमेंटेशन और हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। फ्लड कंट्रोल, लेक में फ्लड कंट्रोल का रोल नेग्लिजिबल होते हैं क्योंकि ये डीप वाटर बॉडीज होते हैं और उनका फ्लड कंट्रोल का कैपेसिटी लिमिटेड होता है, जबकि वेटलैंड में फ्लड कंट्रोल का रोल सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लड को कंट्रोल करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट, लेक में वेस्ट ट्रीटमेंट का रोल नेग्लिजिबल होता है, जबकि वेटलैंड में वेस्ट ट्रीटमेंट का रोल सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि ये पोल्यूटेंट को फिल्टर करते हैं और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं ओलिगोट्रोफिक और यूट्रोफिक लेक्स के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये टर्म वाटर बॉडी की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए समझते हैं। डेफिनेशन, ओलिगोट्रोफिक लेक, ये लेक वो लेक होते हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसलिए उनका प्राइमरी प्रोडक्शन यानी कि प्लांट और अलगी का ग्रोथ काफी लो होता है, मतलब ये लेक ज्यादा फर्टाइल नहीं होते। जबकि यूट्रोफिकेशन लेक, ये लेक वो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है, मतलब ये लेक ज्यादा फर्टाइल होते हैं और यहाँ प्लांट और अलगी का ग्रोथ बहुत होता है। अब वाटर पैरामीटर्स के बेसिस पर ओलिगोट्रोफिक लेक, इन लेक में लो टर्बिडिटी होता है, मतलब पानी क्लियर होता है। इन लेक में ऑक्सीजनेशन भी हाई होती है, स्पेशली लेक के डेप्थ में, क्योंकि वाटर में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और ऑक्सीजन इजिली मिक्स होते हैं। जबकि यूट्रोफिक लेक, इन लेक में हाई टर्बिडिटी होता है, मतलब पानी ब्राउन या ग्रीनिश टिंट वाले होते हैं। ये लेक लो ऑक्सीजनेशन एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली डीप लेवल में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने की वजह से अलगी का ग्रोथ बहुत होता है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर के टर्म्स में ओलिगोट्रोफिक लेक, इन लेक में
प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट और अलगी का कंसंट्रेशन लो होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम होती है, जबकि यूट्रॉफिक लेक में इन लेक में प्राइमरी प्रोड्यूसर का कंसंट्रेशन हाई होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं और ये अलगी और प्लांट की ग्रोथ बहुत इंक्रीज करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में ओलिगोट्रोपिक लेक में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेस देन 100 mg कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर डे होती है, मतलब ये लेक इतना ज्यादा कार्बन नहीं प्रोड्यूस करते, जबकि यूट्रॉफिक लेक की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 100 mg कार्बन पर स्क्वायर मीटर पर डे होती है, मतलब ये लेक ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करते हैं जो उनके हाई प्रोडक्टिविटी को शो करता है। अब कंज्यूमर के टर्म्स में देखते हैं। ओलिगोट्रोपिक लेक में बहुत सारे फिशेस डीप लेवल पे मिलते हैं क्योंकि वाटर क्लियर होता है और ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जबकि यूट्रॉपिक लेक में फिशेस कम मिलते हैं, स्पेशली डीप लेवल पे, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल लो होता है और टर्बिडिटी हाई होती है। माइक्रोब्स के टर्म्स में देखें तो ओलिगोट्रोपिक लेक में बायोमास कम होता है, मतलब माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ लिमिटेड होता है, जबकि यूट्रॉफिक लेक में बायोमास ज्यादा होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं और माइक्रोब्स का ग्रोथ इंक्रीज होता है। तो हमने ये सीखा ओलिगोट्रोपिक लेक में लो न्यूट्रिएंट्स और हाई ऑक्सीजनेशन होती है जिससे इनमें वाटर क्लियर होता है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो होती है। ये लेक ज्यादा फर्टाइल नहीं होते, जबकि यूट्रॉफिक लेक में हाई न्यूट्रिएंट्स और लो ऑक्सीजनेशन होती है जिससे इनमें वाटर टर्बिट होते हैं और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ये लेक ज्यादा फर्टाइल होते हैं, लेकिन उनमें वाटर क्वालिटी थोड़ी पुअर हो सकती है क्योंकि एक्सेसिव अलगी ग्रोथ ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। अब कुछ टर्म्स को देखते हैं। टर्बिडिटी, ये वाटर की क्लैरिटी को मेजर करता है। ज्यादा टर्बिडिटी का मतलब है कि पानी क्लाउडी या मर्की है। ऑक्सीजनेशन, ये बताता है कि वाटर में ऑक्सीजन कितना डिजोल्व होता है जो एक्वाटिक लाइफ के लिए जरूरी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये टर्म्स बताता है कि कितना कार्बन प्लांट और अलगी प्रोड्यूस करते हैं। अब एस्चुरीज को देखते हैं। एस्चुरीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोस्टल एरिया होते हैं जहां जो इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक दोनों टर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम एस्चुरीज को समझेंगे, उनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। एस्चुरी एक पार्शियली इनक्लोज कोस्टल एरिया होता है जहां ब्रेकिश वाटर यानी कि साल्ट और फ्रेश वाटर का मिक्स होता है। ये वाटर बॉडी रिवर या स्ट्रीम के माउथ यानी कि जहां रिवर समुद्र से मिलता है पर बनती है। इसमें फ्रेश वाटर यानी कि जो फर्टाइल सिल्ट और रन अप लेके आते हैं और साल्टी सी वाटर का मिक्स होता है। एग्जाम्पल, रिवर माउथ, कोस्टल बेज, टाइडल मार्सेस, लेग्यून्स और डेल्टा एस्टुरीज का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टुरीज को देखते हैं। एस्टुरीज का फॉर्मेशन कई तरीके से होता है, जैसे कि राइज इन सी लेवल, जब समंदर का लेवल बढ़ता है। मूवमेंट ऑफ सैंड और सैंड बार्स, यानी कि सैंड और सैंड बार्स की मूवमेंट से एस्टुरीज बनते हैं। ग्लेशियल प्रोसेसेस, आइस एज के दौरान ग्लेशियर के मूवमेंट से भी एस्टुरीज बनते हैं। टेक्टोनिक प्रोसेस, अर्थ के अंदर होने वाले टेक्टोनिक मूवमेंट से भी एस्टुरीज का फॉर्मेशन होता है। ये एस्टुरीज टाइडल एक्शन यानी कि समुद्र के उथल पथल से इन्फ्लुएंस होते हैं और पीरियोडिकली यानी कि 1 या 2 बार दिन में सी वाटर से वॉश होते हैं। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टुरीज को देखते हैं। एस्टुरीज दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज होते हैं और ये कई तरीकों से इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी, एस्टुरीज का प्रोडक्टिविटी बाकी वेटलैंड से भी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का मिक्स होता है जिसमें दोनों इकोसिस्टम के मेराइन ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। रिफ्यूज फ्रॉम दी ओपन सी, एस्टुरीज ओपन सी से शेल्टर होते हैं जहां मिनिमम
वेव एक्शन होता है। ये एक्वाटिक स्पेसिस के सर्वाइवल के लिए आइडियल जगह है। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो स्टोरीज के सीवार्ड साइड पर होते हैं वो कोस्टल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर जब साइक्लोन या हाई वेलोसिटी विंड आते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ क्ले एंड एलुवियम पार्टिकल्स। स्टोरेज में सेलाइन वाटर के एक्सपोजर से क्ले और एलुवियम पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं। मैनग्रोव्स ये सस्पेंडेड मड और सैंड को ट्रैप्ड करते हैं जो डेल्टा फॉर्मेशन में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज और रिसाइकलिंग। स्टोरेज में न्यूट्रिएंट्स स्टोर और रिसाइकल होते हैं। ये कोस्टल कैचमेंट और मेराइन इन्वायरमेंट के बीच एक बफर की तरह काम करते हैं। पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब और डिटॉक्सिफाई करते हैं और नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह काम करते हैं। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टुरीज को देखते हैं। एस्टुरीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत हाई है और ये लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। जैसे पॉपुलेशन, लगभग 60% दुनिया की पॉपुलेशन स्टोरेज और कोस्ट के आसपास रहती है। ये एरिया ह्यूमन सेटलमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज। एस्टुरीज में फिशरीज काफी रिच होती है जो लोकल कम्युनिटीज के लिए लिवलीहुड का सोर्स है। पोर्ट और हार्बर्स। स्टोरेज डीप और वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए ये पोर्ट्स और हार्बर बनाने के लिए आइडियल लोकेशन होते हैं। ये शिप को मेराइन ट्रांसग्रेशन यानी कि वेव और स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ब्रेकिश वाटर, ये वाटर का मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और सी वाटर का, जिसमें सेलेनिटी यानी कि साल्ट कंटेंट मॉडरेट होते हैं। टाइडल एक्शन, ये समुद्र के उथल पथल यानी कि हाई टाइड और लो टाइड को रेफर करता है जो स्टोरीज को पीरियोडिकली वाश करता है। मैनग्रोव्स, ये कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं जो स्टोरीज के सीवार्ड साइड पर ग्रो करते हैं और कोस्टल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्टुएरीन वेजिटेशन। स्टोरीज का इकोसिस्टम बहुत ही यूनिक है जहां फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्स होता है। इस मिक्स के वजह से यहाँ की वेजिटेशन यानी कि प्लांट और फौना यानी कि एनिमल काफी डाइवर्स होते हैं। स्टुएराइन वेजिटेशन को समझना हमारे लिए जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। सेलेनिटी और फ्लडिंग। स्टुएराइन वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कौन से प्लांट और एनिमल कहाँ मिलेंगे सेलेनिटी और फ्लडिंग पर डिपेंड करती है। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किस प्लांट या एनिमल को किस एरिया में सरवाइव करना है। डाइवर्स हैबिटेट। स्टोरीज में कई तरह के हैबिटेट होते हैं जैसे मैनग्रोव्स, ये साल्ट वाटर को टॉलरेट करने वाले ट्री होते हैं जो स्टोरीज के कोस्टलाइन पर ग्रो करते हैं। साल्ट मार्सेस, ये लो लाइंग कोस्टल एरिया होते हैं जहां साल्ट टॉलरेंट प्लांट ग्रो करते हैं। सी ग्रासेस बेड्स, ये अंडर वाटर प्लांट होते हैं जो स्टोरीज में ग्रो करते हैं और एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं। मड फ्लैट्स, ये सॉफ्ट मडी एरिया होते हैं जो लो टाइड पर एक्सपोज होते हैं और ये फीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं बर्ड और मेराइन एनिमल के लिए। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल के टर्म्स में, स्टोरीज में कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल भी होते हैं जैसे वुड स्टॉर्क्स, पेलिकन्स। ये बर्ड स्टोरीज में माइग्रेट करते हैं और यहाँ के फूड रिसोर्सेज का यूज करते हैं। कॉनिफेरस और डिसिडियस ट्री, ये ट्री स्टोरीज एरिया में ग्रो करते हैं, खासकर अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट नहीं है। बटरफ्लाइज, ये भी स्टोरीज एरिया में मिलते हैं जो प्लांट लाइफ को पोलिनेट करते हैं। अब एक्वाटिक प्लांट और एनिमल्स के टर्म्स में, स्टोरीज में काफी एक्वाटिक भी लाइफ भी होती है जैसे सी टर्टल, सी लायंस। सी मेराइन, ये मेराइन एनिमल स्टोरीज के सोलो वाटर में आते हैं। सी कैटफिश, ये फिश स्टोराइन वाटर में पाए जाते हैं। सी साल्ट ग्रासेस, सी ग्रासेस, ये एक्वाटिक प्लांट स्टोराइन इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं जो वाटर फिल्ट्रेशन और हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। बुलरस, ये प्लांट भी स्टोरीज में ग्रो करते हैं और एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन,
स्टोरेज में फाइटोप्लैंक्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये टैनी प्लांट जो वाटर में फ्लोट करते हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे कि डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। ये फाइटोप्लैंक्टन स्टोरेज फूड चेन का फाउंडेशन होता है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो एनर्जी को ट्रैप करते हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं। अब इंडियन स्टूराइन इकोसिस्टम को देखते हैं। इंडिया में स्टोरेज काफी इंपॉर्टेंट है और ये कोस्टल इकोसिस्टम का मेजर पार्ट है। इंडिया के स्टोरेज को समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये लोकल इकोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। जैसे मेजर रिवर, इंडिया में 14 मेजर 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर हैं जो डायरेक्टली सी में मिलते हैं। ये रिवर एस्टुरीज बनाने में हेल्प करते हैं। ईस्ट कोस्ट, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर मेजर एस्टुरीज मिलते हैं, जैसे हुगली, गोदावरी और पुलिकट। वेस्ट कोस्ट पर एस्टुरीज थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। सी पोर्ट्स, इंडिया के एस्टुरीज मेजर सी पोर्ट्स के लिए आइडियल लोकेशन है, जैसे मोरमुगाओ पोर्ट जो जुआरी एस्टुरीज पर लोकेटेड है। अब थ्रेट्स फेस बाय द एस्टुराइन इकोसिस्टम को देखते हैं। एस्टुरीज को काफी थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं जो इनके हेल्थ और सर्वाइवल को इम्पेक्ट करते हैं। हमारे लिए समझना जरूरी है ताकि हम इन थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकें। चलिए समझते हैं। चेंजेज इन वाटर फ्लो, अगर कैचमेंट एरिया को मॉडिफाई किया जाता है, जैसे हुगली, गोदावरी और पुलिकेट में, तो वाटर फ्लो चेंज हो सकता है जो स्टोरेज इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सिटी सीवेज और फीडिंग स्टॉक्स फिश और प्रॉन्स इन पेंस पोल्यूशन का मेजर सोर्स है। नेविगेशन, ड्रेडिंग और शिपिंग, हुगली जैसे एस्टुरीज में शिपिंग और ड्रेडिंग वाटर फ्लो और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। अर्बन और रूरल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन और रूरल सेटलमेंट का एक्सपेंशन माइनिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर से पोल्यूशन बढ़ाता है और स्टोरेज को डैमेज होता है। इंटेंसिव एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर यानी कि फिश फार्मिंग के एक्सपेंशन से माइग्रेटरी रूट्स ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, जैसे चिल्का और पुलिकट में। बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन, प्रॉन्स सीड कलेक्शन के लिए स्मॉल मेश नेट का यूज भी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है, जिसे हुगली, चिल्का और पुलिकेट में देखा गया। सबमर्जेंस, वाटर लेवल राइज की वजह से एस्टुराइन कैचमेंट एरिया सबमर्ज हो जाते हैं जो इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। अब बात करते हैं लेगून्स की। लेगून्स एक ऐसा कोस्टल वाटर बॉडी है जो सी से सेपरेटेड होता है, यूजुअली लो सैंड बैंक्स या कोरल रीफ के थ्रू। ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है जहां सी वाटर एक छोटे इनलेट के थ्रू लैंड के अंदर फ्लो करते हैं, लेकिन सी से कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लेगून्स, फॉलिंग सी लेवल, इमरजेंट कोस्ट लाइन, मतलब जब सी लेवल गिरता है तो लैंड का एक हिस्सा एक्सपोज हो जाता है और एक लेगून्स फॉर्म होता है, जैसे केरला में मालाबार कोस्ट, ओडिशा में उत्कल कोस्ट, चिलिका लेक और तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट में लेगून्स काफी कॉमन है। राइजिंग सी लेवल, जब सी लेवल बढ़ता है तो लैंड का कुछ हिस्सा सबमर्ज हो जाता है और लेगून्स फॉर्म होता है, जैसे मंडोवी और जुवारिया एस्टुरीज सिस्टम गोवा और कोंडकन कोस्ट पर लेगून्स देखने को मिलते हैं। सैलिनिटी, लेगून्स में फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं होता, इसलिए ये एस्टुराइन कोस्टलाइन से ज्यादा सलाइन होते हैं। लेगून्स में पानी का सैलिनिटी लेवल एस्टुरीज के कंपैरिजन में काफी हाई होता है। वाटर फ्लो, लेगून्स का वाटर सेलो होता है और स्लजिशली फ्लो करता है, जो कि एस्टुरीज के फास्ट फ्लोइंग वाटर से काफी डिफरेंट है। एस्टुरीज में वाटर का फ्लो काफी तेज होता है क्योंकि यहाँ फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्स होता है, लेकिन लेगून्स में पानी स्लो होता है और सेलो होता है।
एग्जाम्पल्स ऑफ लेगून्स इन इंडिया को देखते हैं। केरला, मालाबार कोस्ट। केरला के बैक वाटर को लेगून्स का एग्जाम्पल माना जाता है, जहां सी वाटर छोटे इनलेट्स के थ्रू लैंड के अंदर आता है। ओडिशा उत्कल कोस्ट। ओडिशा के कोस्ट पर भी लेगून्स पाए जाते हैं, जैसे चिलिका लेक। गोवा, मंदोई और जुआरी। गोवा में भी लेगून्स मिलते हैं जो राइजिंग सी लेवल की वजह से बन गए हैं। अब बात करते हैं मैनग्रूव्स की। मैनग्रूव्स एक खास टाइप का लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं जो साल्ट टॉलरेंट यानी कि हेलोफाइट्स, एवरग्रीन सरब्स या स्मॉल ट्रीज होते हैं। ये ट्री 8 से 20 मीटर तक के होते हैं और ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये ट्री सी शोर के पास ग्रो करते हैं, जहां साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्स होता है, जैसे स्टोराइन एरिया, मड फ्लैट, टाइडल क्रीक्स, बैक वाटर और लेगून्स। की फीचर्स ऑफ मैनग्रोव्स को देखते हैं। लोकेशन की बात करें तो मैनग्रोव्स हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड के नीचे ग्रो करते हैं, जहां एबंडेंट सिल्ट रिवर के थ्रू लाई जाती है। ये उन एरिया में भी पाए जाते हैं जहां सैंडी बीचेस का एक्रेशन यानी कि सैंड का जमा होना होता है। साल्ट टॉलरेंस। मैनग्रोव साल्ट टॉलरेंट्स यानी कि हेलोफाइट्स होते हैं जो हाईली सैलिनिटी और लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये ट्री ब्रेकिश वाटर में ग्रो करते हैं, जहां फ्रेश और सी वाटर मिक्स होते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मैनग्रोव्स का प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड और लेक्स से ज्यादा होता है और ओशियन से कम होता है। ये इकोसिस्टम काफी प्रोडक्टिव होता है, जो बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करता है। खराई कैमल। खराई कैमल एक ब्रीड जो इंडिया में पाई जाती है, जो मैनग्रोव्स पर ग्रेज करते हैं और 3 किलोमीटर तक सी वाटर में स्विंग कर सकते हैं। अब एडेप्टेटिव मैकेनिज्म ऑफ मैनग्रोव्स को देखते हैं। मैनग्रोव्स ने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल यानी कि शेप और स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शनल एडेप्टेशन डेवलप किए हैं, जिससे ये हाई सैलिनिटी, लैक ऑफ ऑक्सीजन और डायurnal टाइड इनंडेशन यानी कि डेली वाटर लेवल चेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे सकुलेंट लीव्स। मैनग्रोव्स के लीव्स थिक और फ्लेशी होते हैं, जो वाटर को स्टोर करते हैं और इवापोट्रांसपिरेशन यानी कि पानी का इवापोरेशन को रिड्यूस करते हैं। संकेन स्टोमाटा। उनके लीव्स में संकेन स्टोमाटा होते हैं, जो ड्राइंग विंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। मैनग्रोव्स के लीव्स में साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सेस साल्ट को फ्लश आउट करते हैं, जिससे उन्हें हाई सैलिनिटी में सर्वाइव करने में मदद मिलती है। एरियल ब्रीदिंग रूट्स, निमेटोफोर्स। मैनग्रोव्स के रूट को निमेटोफोर्स कहा जाता है, जो ब्लाइंड रूट्स होते हैं और एरियल ब्रीदिंग यानी कि एयर को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं। ये रूट सॉइल के एनएरोबिक यानी कि लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी मैनग्रोव्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। विविपेरस रिप्रोडक्शन। मैनग्रोव्स का विविपेरस रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सीड या एम्ब्रायो ट्री पर ही जर्मिनेट होते हैं और फिर ग्राउंड पर गिरते हैं। इससे सर्वाइवल काफी बढ़ जाती है, क्योंकि सीड को सेफ इन्वायरमेंट मिलता है। स्टिल्ट एंड प्रोप रूट्स। मैनग्रोव्स के स्टिल्ट और प्रोप रूट्स होते हैं, जो फाइब्रस सपोर्ट रूट होते हैं और ट्री को सपोर्ट करते हैं। ये रूट्स स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन और टाइडल इनअंडेशन को हैंडल करते हैं। बटरेसेस। ब्यूट्रेसेस मैनग्रोव ट्रीज के वाइड लार्ज सपोर्ट रूट होते हैं, जो उन्हें सोलो रूटेड ट्री के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आर्किंग प्रोस रूट एंड निमेटोफोर्स। कुछ स्पेसीज जैसे राइजोफोरा अपने आर्किंग प्रोप रूट्स को पानी में भेजते हैं, जबकि एविसियाना स्पेसीज वर्टिकल निमेटोफोर्स के मूड से ऊपर भेजते हैं। अब बात करते हैं मैनग्रोव्स इन इंडिया। मैनग्रोव्स इंडिया के कोस्टल इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये ट्रीज और श्रब्स साल्ट टॉलरेंट्स होते हैं और कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं, जहां फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स होता है।
मैंग्रोव्स काफी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं जो बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और कोस्टल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। आइए समझते हैं सुंदरबंस मैंग्रोव्स। सुंदरबंस का नाम सुंदरी मैंग्रोव ट्री से आया है जो यहाँ का डोमिनेंट स्पेसिस है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है जो टाइडल हेलोफाइट्स मैंग्रोव्स का पार्ट है। इको जियोग्राफी। सुंदरबंस का इको जियोग्राफिक टाइडल इफेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। टाइडल एक्शन की वजह से रिवर से सिल्ट डिपॉजिट होता है जो चैनल के बाद को रेज करते हैं और नए आइलैंड और क्रीक बनाते हैं। ये प्रोसेस डेल्टा फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सुंदरबंस एक यूनिक हैबिटेट है जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ये जगह साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रिवर टेरेपिन, ओलिव रेडली टर्टल, गंगा रिवर डॉल्फिन, गंगीज रिवर डॉल्फिन और हॉक्सबिल टर्टल जैसे इंडेंजर्ड स्पेसीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैंग्रोव्स हॉर्सशू क्रैब्स भी यहाँ काफी कॉमन है। ये स्पेसीज मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और फूड वेब का पार्ट है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है और कोस्टल प्रोटेक्शन में भी मदद करते हैं, जैसे स्ट्रॉम सर्जेस और सुनामी से कोस्टल एरिया को बचाना। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट को देखते हैं। भितरकनिका जो कि ओडिशा में है। भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो ओडिशा में लोकेटेड है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यह फॉरेस्ट ब्राह्मणी और बैतारनी रिवर डेल्टा में स्प्रेड है। ये एरिया भी एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां काफी इंडेंजर्ड स्पेसीज पाए जाते हैं। अब गोदावरी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश। गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टिक रीजन में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये रीजन काफी फर्टाइल है और यहाँ की मैंग्रोव न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिचावरम और वेदारायम तमिलनाडु। पिचावरम और वेदारायम मैंग्रोव फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, लेकिन ये काफी डिग्रेडेड हो चुके हैं ड्यू टू एक्वाकल्चर, पॉन्ड और साल्ट पेन्स की वजह से। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन दी वेस्ट कोस्ट को देखते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। वेस्ट कोस्ट पर मैंग्रोव्स ज्यादातर स्कर्बी यानी कि स्टंटेड और डिग्रेडेड होते हैं। ये मैंग्रोव्स इंटरटाइडल रीजन ऑफ स्टोरेज और क्रीक में पाए जाते हैं जहां टाइडल एक्शन से सॉइल इरोजन और हैबिटेट लॉस होता है। केरला। केरला में मैंग्रोव्स काफी स्पर्स और थीन है। यहाँ का मैंग्रोव्स इकोसिस्टम भी थ्रेटेंड है ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक लैंड रिक्लेमेशन और कोस्टल डेवलपमेंट। गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ और कोरिक क्रीक रीजन में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एरिया इंडस रिवर का पेलियो डेल्टा था जहां मैंग्रोव्स ने सबमर्ज डेल्टिक रीजन में ग्रो किया है। ये मैंग्रोव्स साल्ट टॉलरेंट स्पेसीज को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेटस ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स का ग्लोबल स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोस्टल इकोसिस्टम के लिए वाइटल होते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 में मैंग्रोव्स का ग्लोबल कवरेज बताया है। ग्लोबल कवरेज 113 कंट्रीज में मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो 14.79 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया कवर करते हैं। ये 1% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का हिस्सा है। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स एरिया है जो 5.55 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद अफ्रीका, अमेरिका और ओशियानिक में मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो 130 मिलियन हेक्टेयर को कवर करते हैं। 4 कंट्री इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मेक्सिको में 40% मैंग्रोव एरिया है। इंडोनेशिया में 19%, ब्राजील में 9%, नाइजीरिया में 7%, मेक्सिको में 6%। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंग्रोव सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं जहां हाई सोलर रेडिएशन और एनर्जी इंटेंसिव एडेप्टेशन की जरूरत होती है। ये इकोसिस्टम 24 डिग्री नॉर्थ और
38 डिग्री साउथ के लेटीट्यूड के बीच होते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स को देखते हैं। मैंग्रोव्स का इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये इकोसिस्टम कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं और काफी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। जैसे हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं जहां काफी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। ये कोस्टल एरिया को फूड सोर्सेज, हैबिटेट और नर्सरीज प्रोवाइड करते हैं। कोस्टल प्रोटेक्शन, मैंग्रोव्स कोस्टल एरिया को सुनामी, स्टॉर्म सर्जेज यानी कि साइक्लोन से प्रोड्यूस होते हैं और सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। उनका कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम कोस्टल इरोजन को रोकता है और कोस्टल हैबिटेट को सिक्योर करता है। वाटर फ्लो रेगुलेशन, मैंग्रोव्स वाटर फ्लो को स्लो डाउन करते हैं और सेडिमेंट डिपॉजिट को इनहेंस करते हैं। इससे लैंड एक्रेशन होता है, यानी नए लैंड एरिया बनते हैं जो कोस्टल एरिया को स्टेबल बनाते हैं या स्टेबल करते हैं। फ्लड मॉडरेशन, ये इकोसिस्टम मानसूनल टाइडल फ्लड को मॉडरेट करते हैं, जिससे कोस्टल लोलैंड को पानी का बाहर जाना से बचाया जाता है। ये प्रोसेस फ्लड कंट्रोल में मदद करते हैं। पॉल्यूटेंट ट्रैपिंग, मैंग्रोव्स राइपेरियन बफर का काम करते हैं जो पोल्यूटेंट को ट्रैप करते हैं, इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स। ये नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग को इनहेंस करते हैं और कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने में मदद करते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मैंग्रोव्स काफी फिशेस के ब्रीडिंग, स्प्रोरिंग और रियरिंग ग्राउंड्स होते हैं। ये मराइन स्पेसीज के लिए सेफ और फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। लिवलीहुड फॉर कोस्टल कम्युनिटीज, मैंग्रोव्स कोस्टल कम्युनिटीज के लिए लिवलीहुड का सोर्स होता है। ये लोग मैंग्रोव से हनी, टेनिंग, वैक्स, फायरवुड, मेडिकल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स और फिशिंग जैसे रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं थ्रेट्स टू मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स को कई तरह से थ्रेट्स का सामना है जो इन्हें सर्वाइवल और इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। इन थ्रेट्स को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम उनके कंजर्वेशन के लिए इफेक्टिव स्टेप ले सकें। फर्स्ट, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर एंड साल्ट पॉन्ड थ्रेट्स। मैंग्रोव्स न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं जो उन्हें एग्रीकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग और मेरीकल्चर के लिए आइडियल बना देते हैं। इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट को कमर्शियल पर्पज के लिए क्लियर किया जाता है, जैसे कि श्रिम्प फार्मिंग, क्रॉप की कल्टीवेशन और साल्ट पॉन्ड बनाना। कंसिक्वेंसेस को देखते हैं। श्रिम्प फार्मिंग में श्रिम्प को स्पेसिफिक डाइट दिया जाता है जो केमिकल भी इंक्लूड करते हैं। ये केमिकल फूड चेन में इंटर कर जाते हैं और इकोसिस्टम को हार्म करते हैं। इसके अलावा जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट होते हैं तो यूट्रोफिकेशन होती है, जिसमें वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ओवरलोड की वजह से अलगी का ग्रोथ बढ़ता है। यह प्रोसेस एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करता है। अब कोस्टल डेवलपमेंट एंड लंबरिंग थ्रेट्स। मैंग्रोव्स को डायरेक्ट यूज के लिए काफी डिफोरेस्ट किया जाता है, जैसे मैंग्रोव्स वुड और लीफ प्रोडक्ट का यूज हाई क्वालिटी चारकोल बनाने में होता है। साथ ही कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे पोर्ट, रोड और हाउसिंग के लिए भी मैंग्रोव्स एरिया को क्लियर किया जाता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। इससे हैबिटेट लॉस होता है जो कि स्पेसीज के सर्वाइवल को थ्रेट देता है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि मैंग्रोव साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का बैलेंस मेंटेन करते हैं। उनका लॉस स्पेसीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स। मैंग्रोव्स कार्बन सिंक होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करते हैं। जब मैंग्रोव्स को क्लियर किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं जो क्लाइमेट चेंज को वर्सन करते हैं। कंसिक्वेंसेस की बात करें तो सी लेवल राइज होता है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट को सबमर्ज कर देता है। कुछ मैंग्रोव स्पेसीज को साल्ट वाटर इन्फ्लक्स या सर्जिंग टाइड्स को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है जो उनके सर्वाइवल को थ्रेट देता है। अब रिप्लांटेशन डज नॉट प्रोड्यूस ऑप्टिमम रिजल्ट थ्रेट्स। मैंग्रोव्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में स्पेसीज रिच नहीं होते। जब रिप्लांटेशन की कोशिश की जाती है तो अक्सर एक ही स्पेसीज को रिप्लांट किया जाता है जबकि पहले स्पेसीज का मिक्स होता था। इससे हैबिटेट लॉस को
रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन से ओरिजिनल बायोडायवर्सिटी को रिस्टोर नहीं किया जा सकता।